अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बिजनेस लॉ में अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो टॉपिक हमारा है वो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन बुनियादी तौर पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की बुनियादी शर्त होती है। कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जबकि उसके अंदर कंसिडरेशन मौजूद ना हो। कंसिडरेशन बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि जब दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप्स के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें डेफिनेटली दोनों पार्टीज कुछ बेनिफिट का एक्सचेंज करती हैं। यानी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक बेनिफिट देती है तो दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी को अनदर बेनिफिट। अगर ये बेनिफिट का एक्सचेंज किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में ना हो तो इसका मकसद है कि कंसिडरेशन सही नहीं है और ये रीज़न बनती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। इस टॉपिक में हम डिटेल देखेंगे कि वो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो कि कंसिडरेशन को पूरा करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द essential of valid contract. An agreement without consideration is void. A consideration is what a promisor demand for the promise. An agreement is enforceable when both the parties take something and give something. The something given or taken is called consideration. तो बुनियादी तौर पे जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बात की कि जब दो इंडिविजुअल्स या दो ग्रुप्स के दरमियान कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उसमें उनके बेनिफिट का तबादला बहुत ज़रूरी है। यानी इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी बेनिफिशरी हो और दूसरी पार्टी को कोई गेन या बेनिफिट ना मिल रहा हो तो इन द लाइट ऑफ लॉ हम उसको जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट में शामिल नहीं करते, वो वाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट होना चाहिए, दोनों पार्टी को गेन होना चाहिए। उस गेन की शेप, उन गेन की कंडीशन, उस गेन की नेचर अलग अलग हो सकती है लेकिन बेनिफिशरी दोनों पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। एक और डेफिनेशन हम कंसिडरेशन की देखते हैं। The consideration is the price for which the promisee of the other is bought and the promise thus give for the value of enforceable। बुनियादी तौर पर जब दो पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एक तरह का प्रॉमिस होता है और उस प्रॉमिस के अंदर एक पार्टी कोई एक्टिविटी, कोई सर्विस या कोई गुड्स डिलीवर या फॉरवर्ड करने का प्रॉमिस करती है तो दूसरी पार्टी जो है उसके अगेंस्ट उसको किसी भी फाइनेंशियल बेनिफिट को फराहम करने की एग्रीमेंट करती है, एग्री करती है। तो यहाँ पे हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पार्टीज किसी न किसी कंडीशन में कोई ना कोई बेनिफिट हासिल कर रही हैं। अब हम इन द लाइट ऑफ लॉ जो स्पेसिफिक सेक्शन है कंसिडरेशन से रिलेटेड उसको देखते हैं। सेक्शन 2D डिफाइन व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person has done or is abstinence from going or does or abstinence from doing or promisee to do or abstinence from the doing something such act abstinence to promise is called consideration for the promisee। बुनियादी तौर पर जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक वादा करने वाली और एक वादा लेने वाली। और इन दोनों पार्टीज के दरमियान में जो है एक एग्रीमेंट होता है किस चीज़ का, एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट का। तो इसके अंदर दोनों पार्टीज चाहे वो वादा करने वाली हो चाहे वो वादा लेने वाली हो, उन दोनों का ये क्लेरिफाई करना ज़रूरी होता है कि जो बेनिफिट वो एक्सचेंज करने जा रहे हैं वो किस शेप में, किस क्वांटिटी में या किस वैल्यू में होगा। एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं इन तमाम सुनैरियो को समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर ए, मिस्टर ए हैं जो एग्री कर रहे हैं टू सेल हिज हाउस
for rupees 10 lakh to Mr. B. Mr. A, for the consideration is 10 lakh, for Mr. B consideration is house. यानी दो पार्टीज हैं, इनके दरमियान में एक एग्रीमेंट हो रहा है, और वो एग्रीमेंट है किस चीज का, हाउस को सेल करने का। अब जब एग्रीमेंट हाउस को सेल करने का है तो यहाँ पे हाउस की वैल्यू भी क्लियर कट डिफाइन है कि वो जो पार्टी हाउस सेल करना चाहती है वो डिमांड कर रही है 10 लाख रुपीस, दूसरी पार्टी जो है वो परचेज करना चाह रही है हाउस। तो यहाँ पर हम क्लियरली रियलाइज कर सकते हैं कि एक पार्टी गेन कर रही है इन अ शेप ऑफ हाउस, दूसरी पार्टी गेन कर रही है इन अ शेप ऑफ फाइनेंस, यानी वो पैसे ले रही है 10 लाख रुपए। ये एक ऐसी एग्जांपल है जो इलस्ट्रेट कर रही है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन की शराइत कंप्लीट है। एक और एग्जांपल के जरिए कंसिडरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अ प्रोमिसेस टू रिपेयर बी कार एंड बी प्रोमिसेस टू पे 1 लाख। द promise of the one party is consideration for the other party। यानी यहाँ पे थोड़ी सी एक कंडीशन चेंज है कि एक शख्स है जिसने एक दूसरे शख्स से गाड़ी को रिपेयर करने की एग्रीमेंट रजामंदी जाहिर की है। ये सियार जरा देखिएगा ये किसका माइक ऑन है। और दूसरी पार्टी वो है जो अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना चाहती है। तो उनके दरमियान में जो रजामंदगी हुई है वो ये हुई है कि एक पार्टी गाड़ी की रिपेयरिंग सर्विस अवेल करेगी और दूसरी पार्टी उस रिपेयरिंग की फीस 1 लाख रुपीस अदा करेगी। तो ये भी कंप्लीट परफेक्ट एग्जांपल है कंसिडरेशन की, और ऐसे एग्रीमेंट को भी हम कहते हैं वैलिड एग्रीमेंट क्योंकि इसमें कंसिडरेशन की तमाम शराइत मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी एसेंशियल है जो वैलिड कंसिडरेशन के लिए जरूरी है। इसके अंदर सबसे पहले डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये सबसे बुनियादी एसेंशियल है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कि डिजायर जरूर होनी चाहिए प्रोमिसर की। फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन द एक्ट ऑफ अबिस्टेंस which form the consideration must be done at the desire of the promisor। It means that any act performed at the desire of the third party or without the desire of the promisor cannot be consideration। Similarly, that act thus voluntarily does not create a valid consideration। The promisor need not necessarily get any benefit। The third party may also get benefit from the contract। अब यहाँ पर जो एक बुनियादी शर्त हमने देखी किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन की, वो ये है कि दोनों पार्टीज का रजामंद होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक पार्टी इस बात पे रजामंद नहीं है, दूसरी पार्टी ने वॉलेंटरली खुद डिसीजन लेके किसी को कोई बेनिफिट या गेन पहुंचाया और बाद में वो उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट डिमांड कर रहा है, तो लॉ ये कहता है कि ये एक वाइट कॉन्ट्रैक्ट या वाइट एग्रीमेंट है जिसमें दूसरी पार्टी किसी भी बेनिफिट को फराहम करने की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। A saved B house from fire। B did not ask for help। A cannot demand payment for his services because he acted voluntarily। For instance, एक साहब हैं, इन्होंने किसी दूसरे शख्स का घर जिसमें कोई आग लग रही थी उसको अपनी एफर्ट्स के जरिए उस फायर को जो है रिमूव किया, आग को खत्म किया और उनके घर को जलने से बचा लिया। और आग बुझाने के बाद वो डिमांड करने लगे कि मुझे इसके अगेंस्ट आप 50,000 रुपए बेनिफिट दे दें। लॉ ये कहता है क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन हिमसेल्फ खुद लिया
और इसमें दूसरी पार्टी की कोई रजामंदगी नहीं थी, एग्रीमेंट नहीं था, तो यही वजह है कि दूसरी पार्टी जो है किसी भी किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट को फराहम करने की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर फर्स्ट पार्टी इसको एग्रीमेंट कहती है तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट की जगह वाइड एग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिजायर शामिल नहीं है। सेकेंड एसेंशियल हम देखते हैं कि कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या है। प्रोमिसी और द अदर पर्सन, a consideration may move from the promisee or any other person. It means a person can sue on a contract even if consideration for the promisee move from a third party. अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो प्रोमिसी है या जो अदर पार्टी है उसकी अगर किसी चेंजिंग या फॉरवर्डिंग की वजह से कोई चेंज आता है तो उसकी शक्ल में जो है कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो किस हद तक पूरी होगी। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ए गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू हर डॉटर ऑन द कंडीशन ऑफ दैट शी वुड पे certain amount annually to Mr. A. Mr. A's brother C are promised to pay the amount to her uncle C. Later are refused to pay C. Sue. Hide C could recover the amount as the consideration had moved from A to C. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बुनियादी तौर पे एग्रीमेंट के अंदर प्राइमरी पार्टीज होती हैं, यानी एक वो होती है जो वादा करने वाली और एक वो होती है जो वादा लेने वाली। इन प्राइमरी पार्टीज में से कोई एक पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने बेनिफिट को डाइवर्ट कर देती है किसी दूसरी पार्टी पर। तो ऐसी कंडीशन में लॉ हमें क्या इजाजत देता है कि क्या वो डाइवर्ट कर सकती है, और अगर डाइवर्ट कर सकती है तो जो दूसरी पार्टी है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह बेयर करती है। तो ये डिपेंड करता है उस एग्रीमेंट की डिस्क्रिप्शन पर, डिटेल के ऊपर जो उन दो पार्टीज के दरमियान किया जा रहा है। और अगर सेकंड पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव करने, ट्रांसफर करने की इतला दी है और वो इस बात पर एग्री है तो ये कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा इन द लाइट ऑफ लॉ। नेक्स्ट जो हमारी कंसिडरेशन है वो है एब्सेंस। एब्सेंस मीन्स reframing from doing something in the sense consideration is in negative form। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसकी जो कंसिडरेशन है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, तो ऐसी सूरत में लॉ हमें क्या गाइडलाइन फराहम करता है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मिस्टर ए प्रॉमिस कर रहे हैं नॉट टू स्यू मिस्टर बी इफ बी पे हिम एडिशनल 5,000। The absence of the A is consideration for B's payment। मतलब एक साहब है जो एक फाइनेंशियल बेनिफिट मांग रहे हैं किसी लीगल क्लेम को ना करने के लिए कि अगर आप मुझे ये दे दें तो मैं आपके खिलाफ कोई स्यू यानी कानूनी चाराजोई नहीं करूंगा। ऐसी सूरत में वो ये एक तरीके की थ्रेट्स है, एक तरीके की धमकी दे रहे हैं, और ये धमकी जो है उनके देने का मकसद क्या है, एक फाइनेंशियल बेनिफिट को हासिल करना। तो ऐसी कंडीशन में लॉ जो है क्या गाइडलाइन हमें फराहम करता है कि ये भी एक तरीके से एक वैलिड की जगह एक वाइड एग्रीमेंट या वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वाइड वैलिड एग्रीमेंट के लिए जो कंसिडरेशन है उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो कंसिडरेशन पॉजिटिव नहीं होगी तो इन द लाइट ऑफ लॉ इसको वैलिड एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर बी 30,000। B's promise to pay 30,000 is the consideration for A promises। A promises to sell the house is consideration for Mr. B promise। तो यहाँ पर एक हाउस को जो है सेल करने की जो है एक एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट के अंदर जो है हम ये देख रहे हैं कि एक पार्टी हाउस को सेल कर रही है 30,000 में,
और दूसरी पार्टी जो है उसको खरीद रही है 30,000 में। अब यहाँ पर जो प्रॉमिस करने वाला है और प्रॉमिस लेने वाला है, इनके दरमियान में क्लियरली कंसिडरेशन हो गई है। अब इन दोनों पार्टीज के दरमियान में जो प्रॉमिसी है, इसने जो एग्रीमेंट के तहत अपनी डिक्लेरेशन की है, एग्री किया है इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो पाबंद है कि वो इस पे अमल करे और वो अपने एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अब यहाँ पर कंसिडरेशन की एक हमारे पास एग्जांपल है, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन वो एग्रीमेंट जिसकी एग्जीक्यूशन जो है पास्ट से रिलेटेड है। एक कंसिडरेशन हमारी हो सकती है प्रेजेंट कंसिडरेशन, जो कि प्रेजेंटली जो जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा है उस टाइम पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और एक कंसिडरेशन हमारी होती है फ्यूचर कंसिडरेशन, कि हम फ्यूचर में कोई एग्रीमेंट पे जो इम्प्लीमेंट होगा उससे रिलेटेड जो है बेनिफिट्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो ये भी तकरीबन जो है सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, कि हम किस तरीके से अपनी एग्रीमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में फुलफिल करेंगे। इसकी एग्जांपल को आप लोग खुद देख लीजिएगा। एक और जो एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन हमारे पास है वो है नॉट नेसेसरली एडुकेट। It is not necessary that the consideration is equal in value to the promisee. The law insists on the promisee of the consideration and not on its advocacy. The parties are free to decide that the value of the consideration, however inadequate, consideration may create a doubt about the free consent of the parties. But if the consent is proved that to be free, inadequate consideration is valid. अब यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में लॉ की जो एसेंशियल में देखा था, कि जिसमें हमने बात की थी कि दोनों पार्टीज का इंडिपेंडेंट होना, फोर्स फ्री होना, बगैर प्रेशर के रजामंदी करना जरूरी होता है। यही हमारी कंसिडरेशन में बात आ रही है कि इन दोनों पार्टीज में कोई पार्टी प्रेशर में ना हो। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ए एग्री टू सेल हिज कार वर्थ ₹2 लाख। 50,000 and his consent is free. The consent is valid. अगर किसी दो पार्टीज के दरमियान किसी कार को सेल करने का मुआहदा हो रहा है और जिस गाड़ी की जो जो उसकी बुक प्राइस हम कह सकते हैं कि 2 लाख रुपए है, लेकिन वो इसको सेल करने के लिए 50,000 में एग्री होते हैं। ऐसे में अगर दोनों पार्टी इंडिपेंडेंटली एग्री कर रही हैं तो हम इसको कहेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी किसी भी किस्म के कोई प्रेशर में नहीं है। लेकिन अगर कोई बाय फोर्स किसी दूसरी पार्टी को 2 लाख रुपए की कार 50,000 रुपए में परचेज करना या सेल करना चाहता है, तो ऐसे में जो है ये हमारी कंसिडरेशन की लॉ की रोशनी में ये एक वैलिड की जगह वाइड एग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो एसेंशियल है वो है real and competent. It is necessary that the consideration is real and competent. A consideration is not considered valid if it is physically impossible, illegal, uncertain or unreal. कोई भी कंसिडरेशन जो दोनों पार्टीज के दरमियान में तय होगी उसका रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, उसका सर्टेन होना बहुत जरूरी है, उसका पॉसिबल होना बहुत जरूरी है, उसका फिजिकल होना बहुत जरूरी है। यानी अगर दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने कोई ऐसे बेनिफिट की रजामंदगी की जो कि अनसर्टेन है या इम्पॉसिबल है या इलीगल है या अनरियल है, तो ऐसी भी कंसिडरेशन को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करते। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं कि
मिस्टर इमरान ने एग्रीमेंट किया मिस्टर कामरान से कि मैं आपसे बाइक खरीदूंगा 50,000 की, लेकिन मैं इस बाइक की पेमेंट आपको उस वक्त करूंगा कि जब आप जो है फॉर इंस्टेंस के वहां पे रेन गोइंग ऑन है तो आप बारिश को रुकवा देंगे। अब ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन अनरियल है, इम्पॉसिबल है कि कोई बीइंग ए ह्यूमन ऐसा एक्ट या ऐसा एक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जो उसके बस में ना हो। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है एक अनरियल कंसिडरेशन की वजह से ये वाइड एग्रीमेंट है। कंसिडरेशन का रियल होना और उस कंसिडरेशन को फुलफिल वाले का उसके लिए कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी होता है, वरना ऐसा एग्रीमेंट हमारे लिए वाइड एग्रीमेंट बन जाता है। फिजिकली इम्पॉसिबल, अगर कंसिडरेशन ऐसी जो फिजिकली इम्पॉसिबल है, जैसे कि ए प्रॉमिस टू डू समथिंग विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, यानी किसी एक शख्स ने दूसरे शख्स से कोई ऐसी कंसिडरेशन डिमांड की है जिसको फिजिकली करना इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ए प्रॉमिस टू put life in B's dead brother and B promised to pay him 1 लाख। यानी एक शख्स ने वादा किया है कि मैं अपनी जिंदगी आपके डेथ यानी मरे हुए भाई को दे दूंगा और आपके आगे आप मुझे उसके अगेंस्ट जो है 1 लाख रुपए दे दे। तो ये भी एक ऐसी कंसिडरेशन है जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। कोई ह्यूमन अपनी लाइफ को किसी को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी नहीं रखता, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी हम कहेंगे वाइड एग्रीमेंट। अब हम बात कर रहे हैं लीगली इम्पॉसिबल, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली इम्पॉसिबल हो, यानी लॉ जिसको प्रोहिबिटेड करता हो, जिसकी इजाजत ना देता हो, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी हम वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। अब जिन एक्टिविटीज को लॉ प्रोहिबिटेड करता हो, ऐसी एक्टिविटीज को भी हम जो है कंसिडरेशन में शामिल नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ए प्रॉमिस टू डू समथिंग विच इज इलीगल, यानी एक शख्स ने दूसरे शख्स से कोई ऐसी कंसिडरेशन की जो इलीगल है, जिसको लॉ इजाजत नहीं देता। एग्जाम्पल देखें, ए प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू मिस्टर बी ऑन हिज प्रॉमिस टू बीट सी, यानी एक शख्स है वो किसी से एग्रीमेंट कर रहा है कि आप किसी तीसरे शख्स को अगर मारते हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। अब बजाहिर ये कंसिडरेशन है, लेकिन जब हम लॉ की तरफ जाते हैं तो ये एक इलीगल एक्ट है। लॉ इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को ऐसा बेनिफिट दें जिससे दूसरे को नुकसान हो। तो ये भी हमारे लिए क्या हुआ, ये एक वैलिड के जब बजाय एक वाइड एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट जो है अनसर्टेन कंसिडरेशन। अनसर्टेन कंसिडरेशन क्या होती है, प्रॉमिस टू डू समथिंग विच इज अनसर्टेन। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए है एम्प्लॉय मिस्टर बी फॉर अ सर्टेन वर्क, मिस्टर ए एम्प्लॉय बी फॉर द सर्टेन वर्क एंड प्रॉमिस टू पे अ रीजनेबल अमाउंट। अब यहाँ पर जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से कि मैं आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट आपको एक रीजनेबल अमाउंट दूंगा। अब ये जो रीजनेबल वर्ड है ये अनक्लियर है। हो सकता है कि प्रॉमिस करने वाले की नजर में रीजनेबल अमाउंट हो 5 लाख रुपए, और हो सकता है प्रॉमिस लेने वाले की नजर में रीजनेबल अमाउंट हो 5,000 रुपए। तो इन दोनों अमाउंट के अंदर जो है बिग डिफरेंस है, और ये बिग डिफरेंस जो है आर्गुमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा। तो ऐसे एग्रीमेंट को भी हम वाइड एग्रीमेंट कहेंगे, क्योंकि ये अनसर्टेन है, इसके अंदर क्लियरिटी नहीं है।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन. According to law, agreement without consideration is void. Following are the agreement which are void even without consideration. ये तमाम वो डिटेल हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक वाइड एग्रीमेंट को इलस्ट्रेट करती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंसिडरेशन है वो एक्सेप्शंस की जानिब है. इसके अंदर सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शंस. द एग्रीमेंट which is expressed in writing and registered under the law and is made on account to natural love and affection between the parties, standing in a near relation to each other, is enforceable even if there is no consideration. The contract without consideration shall be valid if the following consideration are satisfied according to section 25. The contract is in writing, the contract is registered, the contract is made on account of natural love and affections. There must be the near relation between the parties to the contract. तो ये हम देख सकते हैं कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड अगर कोई एग्रीमेंट है तो ये एग्रीमेंट के अंदर जो इन शराइत का होना बहुत ज़रूरी है कि वो रिटर्न फॉर्म में हो, उनका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और उसके दरमियान जो उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लव या अफेक्शन से रिलेटेड, उनके रिलेशन जो है बहुत नियर होना चाहिए. इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. ए प्रॉमिस टू गिव 1000 टू मिस्टर बी फॉर नो कंसिडरेशन. इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट. यानी अगर मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया है 1000 देने को मिस्टर बी को, और ये जो दो पार्टीज हैं इनके दरमियान में इस पे रजामंदगी हुई है, जिसमें से एक पार्टी तो दूसरी पार्टी को फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही है लेकिन दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट उसको कुछ नहीं बेनिफिट फराहम कर रही. तो ये नॉर्मली एक सोशल लाइफ के अंदर इस तरह के एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. तो लॉ ये कहता है कि जब आप किसी क्लोज रिलेशन में इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट तहरीरी है, अगर ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, और अगर ये यानी इसको इस तरह समझिए नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लॉ हमें क्या कह रहा है, इट इज अ वाइड एग्रीमेंट. यानी ये जो एग्रीमेंट है ये भी वाइड होगा. क्यों? क्योंकि इसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं हो रही. यहाँ पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया क्लास का, तो